सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, जब कोई काम करना तो हो लेकिन उसका इजहार ना करना हो, तो ऐसे में हमारे सियाने सियासतदानों का कोई भी सानी नहीं है, क्योंकि वो बात ही ऐसे अंदाज में करते हैं कि सांप भी बढ़ जाता है और जनाब लाठी भी नहीं टूटती है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान 18वीं तरमीम को लेकर चल रही है। 18वीं तरमीम लाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरमीम को सूबों को खुद मुख्तारी और आज़ादी करार देती है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि 18वीं तरमीम का खात्मा हो या इसमें कोई छेड़छाड़ की जाए। यही वजह है कि सब कुछ जानते बूझते भी पीपल्स पार्टी इस वक्त 18वीं तरमीम के मामले पर खामोश है, जिसकी वजह यह है कि अगर 18वीं तरमीम का मामला इन हालात में पीपल्स पार्टी की तरफ से उठाया गया तो इसका सियासी नुकसान किसी और को नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी को ही शायद होगा, क्योंकि 18वीं तरमीम में जो यकीन दहानियां सियासी जमातों को करवाई गई वो उन्हीं सियासी रहनुमाओं के मुताबिक बाद में पूरी नहीं हुई, जिसका सियासी, समाजी, माशरती और माशी नुकसान सियासी जमातों और आवाम को ही हुआ, जिसका इजहार कल मेरे प्रोग्राम में ही एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा मोहम्मद हुसैन ने कुछ इस तरह से किया। ये देखते हैं। हम उसके साथ मुआहदा करेंगे, उसके साथ हुकूमत में जाएंगे जो हमारी आईनी तरमीमात को पार्लियामेंट से पास करवाएंगे और थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट को तमाम इख्तियार देंगे। वी आर अगेंस्ट 18th अमेंडमेंट। अब हाल ही में ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की कराची आमद पर की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अगर नजर डालें तो भी उनका एजेंडा कुछ इसी तरफ इशारा करता है, जहां ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत को आम आदमी की जमहूरियत में तब्दील करने की जरूरत है। अब वसाइल की मसावी तकसीम के लिए फॉर्मूले तय करने और उसे कानूनी और आईनी करने का वक्त आ गया है। क्या कहा उन्होंने, जरा दोबारा सुन लेते हैं ताकि याददाश्त बहाल हो जाए। ख्वाजा साद रफीक का बयान अपनी जगह, मगर इस सारे माहौल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत मोहतात है और खुलकर बयान देने से भी कासिर है, क्योंकि यही बात जब मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी से पूछी गई तो उन्होंने इसकी तरदीद कुछ इस अंदाज में की। आज सेनेट में कायदे ऐवान सेनेटर इसाक डार ने इरफान सिद्दीकी की तरदीद करते हुए कहा कि मसला 18वीं तरमीम का नहीं बल्कि एनएफसी में सूबों और विफाक के हिस्से की तकसीम का है। मिसाल की जमहूरियत पर दस्तखत करने के बाद हमने बहुत काम किया। क्या कहा उन्होंने, ये भी सुन लेते हैं। अब ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग के सियासी प्यार में दरार आना शुरू हो गई है, जिसके बाद 3 बार के वजीर आजम और मुल्क के सबसे बड़ी सियासी जमात के कायद मियां नवाज शरीफ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 70 साल के बाबे नजर आने लगे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने साबका बॉस पर किस किस अंदाज में तनकीद की, जनाब ये दिलचस्पी से खाली नहीं है। तो ये बात बड़ी दिलचस्प है कि इंतजामिया के जोर पर इलेक्शन ना लड़ें। अब ये बिलावल भुट्टो जरदारी की नज़र में इंतजामिया कौन है ये तो खैर आगे चल के देखेंगे, लेकिन बिलावल साहब के पैदर पे तनकीद के निश्तर बरसाए जाने के बाद मुस्लिम लीग नून भी खामोश नजर नहीं आती है। लीगी रहनुमाओं की जानिब से अपने दिफा और बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात पर क्या जवाब दिए गए ये भी सुन लेते हैं, फिर हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाएंगे। तो जनाब, सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, ये तमाम सियासी मंजरनामा है और इसी मंजरनामे पर जरा मजीद बात करेंगे। हमारे ऑनरेबल गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं ससी पलीजो साहिबा, और मुस्लिम लीग नून से तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समर अब्बास साहब एंकर हैं और एनालिस्ट हैं। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑल एज माई गेस्ट इन माई शो। ससी पलीजो साहिबा, मैं बड़ा कन्फ्यूज हूँ इस मामले को लेकर। आई रियली वॉन्ट टू नो कि बिलावल साहब ने कहा कि इंतजामिया की मदद से इलेक्शन ना लड़ें, ये इंतजामिया आपकी नजर में या बिलावल साहब की नजर में किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? सलमान साहब, ये कैबिनेट को आप क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी अरेंजमेंट्स, मैनेजमेंट और सिस्टम जिस तरीके से चलता है, तो उसमें नेचुरली जो भी निगरानों की तो कोई पॉलिसी ऐसी लॉन्ग टर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पंजाब हुकूमत निगरान हुकूमत, हालांकि सामने से वो अब उन्होंने लिखना भी छोड़ दिया है निगरान वजीर आला, क्योंकि वो जब शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ये तो हम पहली दफा इस तरह देख रहे हैं, क्योंकि या तो एक दौर होता है या तो मार्शल होती है या तो जमहूरी दौर, लेकिन निगरानों का इतना बड़ा दौर ये पहली दफा ये दौरे थे ना। और शहबाज शरीफ साहब ने जब से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी निगरानों को बिठाकर उनसे रजामंदी और सिग्नेचर लेने शुरू कर दिए,
तब तो हमें लगता है कि अब आइन में भी वो कर ही देंगे आगे चलकर, और क्या। तो निगरान और उसका तो फर्क तो अभी भी हमें, तो ये एक तो कैबिनेट्स देखने यानी एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट वो तो वाजे है, उससे बेहतर डेमोन्स्ट्रेशन और मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती है कि मियां साहब आए तब भी जलसा जो है जिस तरीके से सजाया गया। लेकिन उससे पहले सलमान साहब, चूंकि आपने 18वीं तरमीम से शुरुआत की, तो उसमें एक चीज में थोड़ा सा अलग सवाल, अभी आपका वो नहीं है, लेकिन आपने कहा कि नून लीग की तरफ से जब ये बात आई या ये कुछ खदशात उभरे, तो पीपल्स पार्टी ने शायद उस पर उस तरह नहीं, आज भी आप स्पीच देखें, कल भी देखें और धीरबाला में भी देख लें कि उसमें भी, बल्कि मैं तो कहूंगी कि द वे ही वाज डिलीवरिंग हिज स्पीच, वो तो कम्युनिकेट करे लोगों से और बड़े कम्प्रिहेंसिव वे में उन्होंने डिटेल तरीके से, हालांकि जलसों में इस तरह की बात नहीं होती, लेकिन I really want to have a detailed debate on that। मैं इस पर ना डिटेल में करूंगा डिबेट, लेकिन सस्ती साहब मैं चाह रहा हूं कि अभी 18वीं तरमीम, क्योंकि कल भी मैंने प्रोग्राम किया मोहम्मद हुसैन साहब के साथ और मैंने बड़ी डिटेल में बात की कि जनाब आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी आप इत्तेहादी बन जाते हैं, लेकिन मैं भी चाह रहा हूं कि ये आपने जो इंतजामिया का जिक्र किया है और ये इंतजामिया आपको लग रही है निगरान हुकूमत करने भी चाहिए, क्योंकि ये एनएफसी और 18 अमेंडमेंट, बिल्कुल मैं इस पे आऊंगा सस्ती साहब, मैं इस पर आऊंगा, मैं बहुत बिल्कुल डिटेल में बात करूंगा, बट आई रियली वांट टू नो कि आप ये इंतजामिया मतलब निगरान हुकूमत को कहना ना, इसमें किसी इदारे, मैं इदारे का मतलब आपदा वगैरह की बात कर रहा हूं, आप कहीं और नहीं समझ जाइएगा, इसका कोई मतलब अमल दखल नहीं है, आप ये कह रही हैं। देखिए इदारे के हवाले से हम जो है, इंतजामिया के हवाले से हम कहें, देखें सवाल का जैसा जो है, शायद में आवाज ज्यादा आ रही थी तो उसको मैंने थोड़ा सा यूज किया। तो मैं समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पार्टी है और वो भी सर्दी गर्मी से निकली हुई है और अपनी गलतियों से उसने भी सीखा है, मेरे ख्याल में विक्टिमाइजेशन के उस दौर से भी गुजरी है, तभी तो पीपल्स पार्टी ने देखा कि पुलसरात के पुलों से सब गुजरे हुए हैं, हालांकि कुर्बानियां पीपल्स पार्टी की ज्यादा है, लेकिन फिर भी जब मोहतरमा साहिबा ने COD साइन कर लिया तो हमने भी, सारे लोगों ने अपने पॉलिटिकल हथियार फेंक दिए, उन्होंने कहा नून लीग बिल्कुल कुछ जितने भी पॉइंट्स पे हम चल सकते हैं जमहूरी बका के लिए ना। तो अभी जो है नून लीग का ये चेहरा नहीं होना चाहिए था, नून लीग में इतनी सकत और वक़्त होनी चाहिए थी कि वो बिल्कुल निज अवामी तरीके से आते, अपने चीजों को फेस करते, माजी में भी उन्होंने किया है। हम यहाँ कोई तनकीद बराए तनकीद के नहीं बैठे, हम चाहते हैं पाकिस्तान हकीकतन चैलेंजेस है पाकिस्तान के सामने। चल मैं 18वीं तरमीम में भी आपसे आऊंगा और डिटेल में आपसे बात करूंगा, बिल्कुल। मैं जरा दीगर गेस्ट को भी जरा शामिल गुफ्तगू करता हूं। समर अब्बास साहब, सर ये इट इज एज सिंपल एज दिस के निगरान हुकूमत इंतजामिया है और इंतजामिया के जोर पर नून लीग को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, बिलावल साहब के तहफ़्फ़ुज़ात यहीं तक है, इससे आगे नहीं है, मतलब इट इज एज सिंपल एज दिस। देखिए बिलावल साहब तो आजकल वो बड़ी एक मशहूर कहावत है ना कि कहना बेटी को सुनाना बहू को, तो बिलावल साहब आजकल वो वाला काम कर रहे हैं। वो सामने उन्होंने रखा हुआ है नून लीग को और के टेकर सेटअप को, जबकि हकीकत में वो एस्टेब्लिशमेंट को बार बार टारगेट कर रहे हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से पीपल्स पार्टी के साथ जो पिछली एस्टेब्लिशमेंट की, यानी बाजवा साहब की एस्टेब्लिशमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग थी कि अगला सेटअप जो है, अगला टेन्योर शायद पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट हुई थी। इस तरह से आपने देखा था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ लोग जो है शामिल हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, ज़हूर गुलेदी वगैरह दीगर लोग, और उसके बाद फिर सनाउल्लाह जहरी साहब हो गए और अब्दुल कादिर बलोच साहब हो गए, ये लोग बलूचिस्तान से शामिल हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी को ये ग्रीन सिग्नल मिला था कि अगला सेटअप शायद आपको दिया जाएगा। उस वक्त के हालात ये थे कि नून लीग के मामला को इतने अच्छे नहीं थे, उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के हवाले से वैसे भी हालात जो हैं वो खराब से खराब तर होते चले जा रहे थे। तो पीपल्स पार्टी को लग रहा था कि इन दोनों के सामने जो है बेहतरीन मुतबादल हम ही हैं। अब ये हुआ है जनाब के जब देखा गया कि तहरीक इंसाफ का मामला पता तो कट गया है, नून लीग जो है वो ज्यादा अब फेवरेट होकर सामने आई है। तो जो इलेक्टिवल्स मिलने थे पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पर्टिकुलरली साउथ पंजाब से जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक के साथ छोड़नी थी, तो वो बजाय इसके कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आते, बनाने वालों ने वहां पे एक और ग्रुप बन गया, वहां पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई और वो लोग कुछ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को डिलीवर हो रहे हैं। मेरी इत्तला तो ये है, मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ कि अगले चंद दिनों में इस बात का कभी इम्कान है कि जनूबी पंजाब महाज जो बना था, जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ था मई 2018 में, ये लोग वापस आप मुस्लिम लीग नून के अंदर जा रहे हैं। इसमें मेजोरिटी में जो लोग हैं वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने वाले हैं, या IPP में भी नहीं बल्कि नून लीग को ज्वाइन करेंगे।
तो वो शिकवा सारा पीपल्स पार्टी का जो है वो किसी और से है। वो सुना सामने नून लीग को रख के बात कर रही है, सामने कभी वो केयरटेकर सेटअप को रख के बात करती है, उनका शिकवा कहीं और है, और ये सारी वजह है और यही सारा शोर है। इसलिए नून लीग को किंग्स पार्टी करार दिया जा रहा है या इशारा किया जा रहा है समर साहब? देखिए, इसमें अब मसला ये हो रहा है कि पीपल्स पार्टी तो जाहिर है सिंध के अंदर तो उनके मामलात बड़े ठीक चल रहे थे, सिंध के अंदर तो दे वर वेरी मच कॉन्फिडेंट के सिंध के अंदर तो हम ही हमें अब उनकी ज़ाहिर नज़र हर पार्टी के लिए होना भी चाहिए, वो एम्बिशियस होती भी है कि वो फिर आगे देखती है, लुकिंग फॉरवर्ड, वो अगली अपनी डेस्टिनेशन को देखती है कि आ गया उसने क्या लेना है। हर पार्टी की कोशिश यही होती है कि वो सेंटर के अंदर पावर गेन करे, लेकिन पीपल्स पार्टी को इस हवाले से पहले ग्रीन सिग्नल मिला, लेकिन अब जब ये सारी चीजें हुई तो उन्हें फिर हालात जो है खराब जब नजर आने लग गए। मुझे लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी को जो कन्वे हुआ पीपल्स पार्टी को, वो ये कन्वे हुआ है कि आप अगले सेटअप के अंदर एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी, आप उसका हिस्सा होंगे। माइनस तरीके से मुझे एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, जिसमें जेयूआई भी होगी, जिसमें नून लीग भी होगी, लेड बाय मुस्लिम नून, ये लेड बाय मुस्लिम लीग नून होगी। तो उस पे सबको एतराज है, हर कोई ये चाह रहा है कि लेड बाय माई सेल्फ होनी चाहिए, लेड बाय माई पार्टी होनी चाहिए, उसके लिए सारा प्रेशर है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा है कि पिछले एक 2 रोज के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की टोन थोड़ी सी जरा नर्म हुई है। पहले तो वो बात करते थे, आज काफी नर्म हो गया, लग गए कि मखलूक टाइप हुकूमत आएगी, तो बात राना सावला साहब की बात से सब तक मैं करता हूं कि अब आगे जो टोन। तलाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जरा मैं चाह रहा हूं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब पीएमएलएन को अब कह रहे हैं पाकिस्तान महंगाई लीग। तलाल चौधरी साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी होगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, पैदर पे और मुस्तकिल निश्तर चलाए जा रहे हैं, तीर चलाए जा रहे हैं, और खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया जा रहा है। अब ये बात एक अलग है कि सुनाना बेटी बोलना बेटी को है और सुनाना किसी और को है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन महंगाई लीग करार दिया जा रहा है आपको। और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर, उसी कैबिनेट के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा के तौर पर काम कर रहे थे, तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब दूसरों को कायल बाद में करें, पहले अपने वालिद साहब को कायल करें। उनके बयानात बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनके डिफरेंट हैं। और दूसरी बात यह है कि आप बयानात से हकायक को जुटला नहीं सकते। रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन में लोग कारकर्दगी देखते हैं, आपका माजी देखते हैं, आपने क्या डिलीवर किया है। नून लीग हम तो चाहते हैं उस पर बात हो, ऐसी कोई बाकी बहस ना की जाए जो गैर जरूरी है। वो तो ये बात कह रहा है ना कि मैं वजीर खारजा के तौर पर अपनी कारकर्दगी सामने रखने को तैयार हूं, और उसी की बुनियाद पर मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम से वोट मांग रहा हूं। आप लोग भी अपनी कारकर्दगी सामने रख दें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कैबिनेट को रिप्रेजेंट करते हो तो वो एक कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वजीर तिजारत अपनी बात करें, कहें जना वजीर आजम से मेरा ताल्लुक नहीं है, वजीर खारजा अपनी बात करें, मेरा उससे ताल्लुक नहीं है, और वजीर आजम कहें भाई मैं तो वजीर आजम था, अगर इन्होंने काम नहीं किया वजारतों के वजीर ने, तो इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि कैबिनेट कोई आइसोलेशन में नहीं करती कोई चीज, और सारी कैबिनेट फैसले करती है। अगर वजारत खारजा के कोई फैसले हैं तो उसमें भी कैबिनेट का हिस्सा है। अच्छा। वो अच्छे हैं या बुरे हैं, और अगर वजारत खजाना में कोई फैसले हैं तो उसमें भी वजीर खारजा का उतना ही रोल है। तो बाकी रही बात, ये एक ऐसे लाहासिल बहस है। अच्छा। बहस होनी चाहिए पाकिस्तान के मसाइल पे, उसे कौन निकाल सकता है उन मसाइल में, तो उस पर बहस होनी चाहिए। किसके पास टीम है, किसके पास विजन है, किसके पास बहस का एक पॉइंट और भी है। राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया कि कौमी असेंबली में पंजाब की जितनी सीटें हैं उसमें से 130 129 तो हम जीत जाएंगे। सर 2013 के इलेक्शंस में भी आपके पास 117 सीटें थी, उससे ज्यादा नहीं थी। फिर आपने आजाद उम्मीदवारों को भी अपने साथ मिला लिया था, तो गालिबन शायद 125 के करीब चली गई थी, लेकिन आप लोगों की सीटें 117 रही। अब ये जो 16 महीने की इंटरिम हुकूमत से पहले जो आपकी हुकूमत थी 16 महीने की, उसमें महंगाई, बेरोजगारी, बेतहाशा मसाइल, आवाम का गुस्सा, उसके बाद आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि 130 नशिस्तें 2013 से भी ज्यादा आप ले लेंगे? सर देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त ये हालात नजर आ रहे हैं। पिछली दफा भी पंजाब में 2013 में आजाद लोगों को डालकर हमने 128-129 सीटें जीती थी, और तकरीबन 119 के करीब हम सीटें शेर के निशान से जीते थे, बाकी आजाद लोग शामिल हुए थे। और अभी तो बिल्कुल ये नजर आ रहा है कि ये 2013 का रीप्ले होगा, बल्कि उससे बेहतर, क्योंकि कोई मुकाबला ऑन ग्राउंड इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गिने चुने कोई 4-5 या ज्यादा 7-8 सीटों पर कोई मुकाबले में नजर आए। चलें शशि साहिबा, आपने सुनी बात, मुकाबले में नहीं है मुस्लिम लीग नून के कोई। और दूसरा, मैं बड़ा ऑनेस्टली मैं हैरान हुआ था कि 129 नशिस्तों का जब दावा
राना सनाउल्लाह साहब कर रहे थे, और फिर उसकी बाद एक अलग ये मैटर है, फिर साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान पर भी थोड़ा सा तंज उन्होंने किया। ये बिलावल साहब और जरदारी साहब के बयान में डिफरेंस क्यों आ रहा है? कोई इख्तलाफात, कोई मामला, कोई अप्रोच अलग अलग है? देखें सलमान साहब, जिनकी रिसेप्शंस वहाँ से चलने से पहले भी शानदार हो, ऑफिशियल हो, प्रोटोकॉल भी, और आते वक्त भी महफिलों की तरह जलसे सजाए जाए, जिनका मिसाइल भी बड़े सूबे का हो, तो फिर जाहिर बातें इतनी सीटें आप गिनती की गिन कर फिंगर्स पर आप बड़े बसोक से आप कह सकते हैं। यहाँ सूरत हाल जो है दिखाई देती है वो नहीं है। देखो मीडिया पर आप भले न भी कहें, मीडिया एक कान और आंखें होती हैं आवाम के लिए, लेकिन बहुत सारी कदगन है इस वक्त, और लेकिन सोशल मीडिया से या वहाँ से और आप जैसे प्रोग्राम से लोगों को पता चलता है। लेवल प्लेइंग या स्पेस पॉलिटिकल सुकड़ता जा रहा है पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कम से कम इलेक्शन वाले दिनों में तो जितना होना चाहिए था ताकि पाकिस्तान इतना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता फिर एक इलेक्शन पर क्वेश्चन मार्क आ जाए। पूरे इलेक्शन पे जो नुमाइंदगी करना है, जिसको इंटरनेशनल फोरम पर, मुआशी फोरम्स पर, जहां आपको लेजिस्लेशन के लिए जाना है, जहां आपको आवाम की बेहतरी के लिए और बहुत सारे और चैलेंजेस बहुत सारे, एक तरफ फलस्तीन के इश्यूज चल रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन जैसे, तीसरी तरफ जो है आपके वेस्ट के साथ या आपके खुद मिडल ईस्ट में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको बेहतर और मजीद बनानी है, पाकिस्तान को मुआशी तरह से उठाना भी है। उसके लिए देखिए पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल डिलीवर 16 महीनों में सख्त हालात के बावजूद मेरे ख्याल में बहैसियत वजीर खारजा के चेयरमैन बिलावल साहब ने बड़ा मुतहरिक और बड़ा पॉजिटिव न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, शहबाज शरीफ साहब के कैबिनेट के अंदर थे ना, लेकिन मुझे थोड़ा सा कहने दें, बहैसियत उसके फॉरेन मिनिस्टर के एक न सिर्फ रियासत की नुमाइंदगी के तौर पर और अपनी पार्टी के, लेकिन कैबिनेट की नुमाइंदगी नहीं। शहबाज शरीफ साहब को इतने मसाइल नहीं थे उस वक्त, सिंध पूरा हमारा डूबा हुआ थे, दूसरी जगहों पर भी फंड्स वफाक से नहीं मिल रहे थे, तभी तो आज जो है ना एहसन इकबाल साहब या इसाक डार साहब कह रहे थे पीएसटीवी में ये क्या नहीं, पीएसटीवी हो, एक्निक हो, प्लानिंग आपकी कमीशन हो, यहाँ आपके छोटे सूबों थोड़ी बहुत जो है ना रोशनी नजर आती है 18th अमेंडमेंट और उसमें से एनएफसी से, वो भी ये उनके लिए अच्छा, ये बड़ा एक दिलचस्प टॉपिक है, मैं करूंगा इसको ब्रेक के बाद जरा डिटेल में करूंगा। एनएफसी अवार्ड्स वाला मामला 18वीं तरमीम वाला मामला है, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन जी बिल्कुल मैं एक ब्रेक से पहले समर साहब का एक टेक लेना चाह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल समर साहब ये बताइएगा, ये इतना कॉन्फिडेंटली मुस्लिम लीग नून बात कर रही है कि जनाब हम तकरीबन 130-129 की सीटें ले जाएंगे कौमी असेंबली पर पंजाब की, तो फिर तो इनको इत्तेहादी बनाने की जरूरत नहीं है, और इत्तेहादी भी वो उनको बना रहे हैं जिन पर शदीद तनकीद किया करते थे। मतलब मुस्लिम लीग नून के बयान ऑन रिकॉर्ड्स हैं कि बाप का बाप कोई और है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से, और फिर ये तमाम जमातें तहरीक इंसाफ के साथ भी थी, तो वो तो कहते हैं ना कि जनाब मसाइल का हल, मसाइल का जो अंबार लगाया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया, उनके साथ इत्तेहादी यही तो थे। देखिए आइडियली तो जो बात होती है कि भाई मसाइल का हल किस पार्टी के पास है, मसाइल का हल जो है वो सियासी जमातों के पास होता है, वो हर पार्टी अपना अपना हल देती है। पीटीआई कहती है मसाइल का हल हमारे पास है, पीपल्स पार्टी कह रही है हमारे पास है, नून लीग कह रही है हमारे पास है, लेकिन अवाम किसके प्रोग्राम पे मुतमईन है, अवाम किसको समझते हैं कि भाई ये हमारे मसाइल का हल निकाल सकता है, अवाम को ये फैसला करना चाहिए। और अवाम की अदालत के अंदर, अवाम के अंदर तो मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरह से दावे हो रहे हैं कि 130 सीटों के पंजाब के अंदर, मुझे नहीं लग रहा है किसी नून लीग ले पाएगी। और आपने खुद ही कुछ देर पहले बात की कि आपने बड़ी यू राइटली पॉइंटेड आउट की जिस तरह की पिछले 16 महीने की गवर्नेंस थी। अब देखें ना, जब कोई टीम मैच जीतती है तो उसमें पूरी टीम क्रेडिट लेती है भाई कि हम ये सबकी एफर्ट थी, हम सबने ये मैच जीता, हर बंदा अपना भी उसमें मुदार होता है भाई इसमें मेरी एफर्ट भी थी कि हम ये कामयाब हुए हैं। जब कोई टीम मैच हार जाती है तो फिर उसमें हर बंदा दूसरे पे डाल होता है भाई फलां बंदा अगर कैच न छोड़ता तो हम मैच जीत जाते, फलां बंदा अगर 50 करे तो हम मैच जीत जाते, फलां बंदा अगर पकड़े ना चाहता तो हम मैच जीत जाते। तो यहाँ पे एक बात तो है, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी मान रही है, इस बात का एतराफ कर रही है, सारे एक दूसरे पर डाल के ब्लेम शिफ्टिंग करके कि पिछले 16 महीने की जो हुकूमत थी वो एक नाकाम हुकूमत थी। इतनी नाकाम हुकूमत के बाद, इनकम्बेंसी के बाद मुझे नहीं लगता वो कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जिसपे नून लीग कह रही है कि हम बहुत ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। तहरीक इंसाफ 16 महीने पहले अप्रैल 2022 में तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान जो है वो गैर मकबूलियत की इंतहा पे थे। ये तो पीडीएम की मेहरबानी है कि उन्होंने उन्हें मकबूलियत की इंतहा पे पहुंचा दी अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से। और
आज वो पॉपुलर है पंजाब के अंदर, आज वो पॉपुलर है। चले सर, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, हमारे तीनों मेहमान, हमारे एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर ये 18वीं तरमीम का मामला, ये शोशा क्यों निकल कर आया है। जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम के मामले में सूबाई खुद मुख्तारी दी थी, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून शायद इसमें तरमीम करना चाहती है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उनके साथ है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और नून लीग के दरमियान इत्तेहाद की बातें चल रही हैं और इस इत्तेहाद की बड़ी वजह जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट समझती है, यह बताना चाह रही है कि जनाब उनको 18वीं तरमीम पर अब तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसकी वजह यह है कि जनाब 18वीं तरमीम में जो हुकूक थे, जो जमहूरियत थी, वो निचली सतह तक नहीं आई, वो इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं हुए। तो उनको एक ऐसी पार्टी चाहिए जो कि कौमी असम्बली में इस 18वीं तरमीम को चेंज कर सके और उनकी नज़र में नून लीग है, इसलिए वो इत्तेहाद करने जा रहे हैं। इस पर ज़रा मजीद बात करते हैं। हमारे साथ सस्सी पलीजो मौजूद है, तलाल चौधरी और समर अब्बास साहब मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, बात चल रही है कोई 18वीं तरमीम में तरमीम के हवाले से, सूबाई खुद मुख्तारी खत्म करने के हवाले से? देखिए, अभी हमारी नून लीग की इंटरनल कोई ऐसी मीटिंग या ऐसा कोई नहीं हुई। अच्छा। और ऐसी कोई भी मीटिंग, कोई चीज होगी तो वो आवाम के सामने रखेंगे। हम छुप के तरमीमें करने या काम करने की आती नहीं है, बस क्लैरिटी है। और जो कानून साजी है वो पार्लियामेंट का हक है। कोई टास्क इंटरनल नहीं है, कोई मीटिंग इस पे नहीं हुई और कोई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तो कह रही है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं 18वीं तरमीम पर, नून लीग को भी हैं। आपका मैं पार्टी का वर्जन जानना चाह रहा हूँ 18वीं तरमीम पर। जो विजन लीडर का होता है, वो लीडर के पास अगर कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो तो नवाज शरीफ ने पहले भी डिलीवर करके दिखाया। नवाज शरीफ के पास एक बेहतरीन टीम है जो कि किसी और के पास नहीं है। सो हमने पहले भी डिलीवर करके दिखाया, एक दफा नहीं कई दफा, और अब भी इन मुश्किल हालात में अगर कोई डिलीवर कर सकता है, जिसके पास विजन है, टीम है, वो नवाज शरीफ है। तो सर, इतने कॉन्फिडेंट अगर आप लोग हैं कि आप डिलीवर कर सकते हैं, तमाम चीजें हो सकती हैं, तो फिर प्री इलेक्शन इत्तेहाद की जरूरत क्या है? और ऐसी जमातों के साथ जिनके बारे में आपके तहफ़्फ़ुज़ात आया है सर, ये क्लियर है, ऑन रिकॉर्ड है। बाप के बारे में आप लोग क्या कहते थे, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बारे में आप क्या कहते थे? राना सनाउल्लाह तो काफ लीग से भी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, काफ लीग के बारे में आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे? तो इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही है सर? देखिए, हम छोटी पार्टियों को, छोटे सूबों को साथ लेके चलने की आती है। छोटी पार्टी 2013 में भी सादा थी और अच्छे भले वोट थे, उसके बावजूद हमने बलूचिस्तान में अक्सरियत होने के बावजूद कौम परस्तों को उनकी एहसास मरूमी दूर किया। और इसी तरह ही हमने कराची के अमन के लिए MQM, इवन PTI, पीपल्स पार्टी, जिनकी हुकूमत थी, ना हमारा गवर्नर था ना वज़ीर आला था, हमने उनको ऑन बोर्ड रखा। इसी तरह ही हम सारी जगह ये छोटी, और हम समझते इलाकाई पार्टी, छोटी पार्टियां, मेरे ख्याल से आप थोड़ा वो नाराज ना हो जाए जिन पार्टियों का जिक्र आप कर रहे हैं। लेकिन खैर, सस्सी पलीजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स सपोज सस्सी साहबा, अब जब राना सनोल्लाह साहब ने आज कहा है कि कुछ दिनों के बाद, 8-10 दिन के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मान लेंगे कि अब अगली हुकूमत नून लीग की आ रही है, ये उनका दावा है। और लेट सपोज अगर उनके दावे में हकीकत हो जाती है, 2024 में 8 फरवरी को नून लीग हुकूमत बना लेती है और 18वीं तरमीम को चेंज करने की कोशिश करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इस पे क्या मौकिफ होगा? ठीक है, पहले तो मुझे एतराज है कि छोटे सूबे तो वैसे ही मुस्लिम लीग नून को सिर्फ अपने पॉलिटिकल उसके लिए, मैनोवरिंग के लिए या मेजॉरिटी के लिए चाहिए होती है। किसी कोई पार्टी न बलूचिस्तान की न सिंध की, जो भी आइन में यकीन रखती है, रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास, पाकिस्तान के इस्तेकाम की बात करती है, इसको इलाकाई या छोटी नहीं करती, सारी नेशनल पार्टीज हैं, पहली बात है। एग्रीड। और दूसरी चीज ये कि 18वीं तरमीम जो है ना, देखें पाकिस्तान में जो फिजा है उसमें सारी कौमियतों सूबाओं को यकजा करना पड़ेगा। हम भी आज भी लोग जो है धीरबाला में जाएं, मर्दान में जाएं, बेनजीर साहिबा को क्यों याद करते हैं? यहाँ लोग आंखों में आंसू हो जाते हैं क्यों? बाकी सूबों की हम कहते हैं जंजीर बेनजीर, तो यही चीज अभी वो भी पीपल्स पार्टी से भी एक्सपेक्ट करते हैं और चाहते हैं बड़ी पार्टीज भी इस हवाले से। 18वीं तरमीम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबों में जो दीगर जमाते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए, बल्दियाती इंतख़ाबात इतने लेट हुए आपके, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो बात आप कर रही है सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ने उसको प्रैक्टिकली किया है? नहीं सलमान, ये सारी इंप्लीमेंट जो चीजें हुई है दिखने में भी अच्छी लगती हैं। और देखिएगा, सबसे ज्यादा नून लीग अगर कोई ऐसा
कदम उठाएगी। पहली बात है नून लीग को तय करना होगा, मैनिफेस्टो में ये चीज डालते हैं अभी कहें, ऐसा ना हो कि कल एक बात आज करें, कल पार्लियामेंट में आकर बोल जो कहें हमें किसी को खुश करनी है। देखें बल्दियाती इलेक्शन कराता कौन है? पीपल्स पार्टी कराती है, नून लीग नहीं कराती। पीटीआई भाग गई थी, इस्लामाबाद में नहीं होते। आपको पता है सलमान साहब, आपकी नजर बड़ी जबरदस्त हर चीज पे है। वो फेमिनिज्म यूज करते हुए वो जरा आप रिकॉल करें कि आपको हकीकतन ग्रास रूट लेवल पर पास किसने मुंतकिल की है, न सिर्फ पार्लियामेंट में सदारती ऐवान से, यहाँ न सिर्फ पार्लियामेंट में, लेकिन एनएफसी में भी मल्टीपल फार्मूला किसने दिया था। आज भी जो रिवाइज करने की बात करते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं करते कि इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। डार साहब ने जो बात की है, मुझे इस पर भी, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मेरे ही मोशन से। समर साहब, 18वीं तरमीम पर बात होगी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और नून लीग के दरमियान। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात सिंध के हवाले से, बिलखुसूस कराची और हैदराबाद के, कि भाई उनको इख्तियारात नहीं मिलते, और मेयर भी ये हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते थे कि जनाब मुझे तो इख्तियारात ही नहीं है, मामलात ही डिफरेंट हैं। और अब वो मुस्लिम लीग नून की तरफ शायद देख रही है कि अगर वो मरकज़ में हुकूमत बनाती हैं और उनको क्लियर मेजॉरिटी या 2/3 अक्सरियत मिलती है तो वो 18वीं तरमीम को चेंज करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून इतना बड़ा रिस्क लेगी? पंजाब भी तो उनके पास है, फिर पंजाब भी में भी सारे मामला डिफरेंट हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि 18वीं तरमीम के अंदर सबसे बड़ा मसला है क्या, और तराज जोहरी साहब जो बात कर रहे थे, नून लीग भी अंदर से शायद चाह रही हो कि 18वीं तरमीम, उसमें जो एनएफसी का मामला है, नेशनल फाइनेंस कमीशन के अंदर जो सूबों को शेयर जाता है, विफाक के पास कम पैसे रह जाते हैं, सूबों को 57% तक पैसे चले जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज जो है उसका मुआशी जो निज़ाम है वो ठीक तरह से नहीं चल पा रहा। जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास से डिफेंस बजट भी उसी के ऊपर है, कर्जे भी फेडरल गवर्नमेंट ने पे करने होते हैं, ज्यादा पैसे उठा के हम सूबों को दे देते हैं। फिर 18वीं तरमीम के अंदर तो ये भी था कि सूबों ने आगे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बना के नीचे पैसा देना था निचली सतह, वो तो किसी सूबे ने नहीं दिया, पीपल्स पार्टी खुद नहीं कर रही, एमकेएम का तो यही मसला है। और नून लीग जो है आजकल जो बात ये हो भी रही है, मेरे से नून लीग अगर ना भी चाहे तो नून लीग के आजकल जो मोहसिन है वो ज्यादा चाह रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, एनएफसी के अंदर तरमीम होनी चाहिए, 18वीं तरमीम के अंदर जो एनएफसी का चैप्टर है इसमें कम से कम तरमीम जरूर होनी चाहिए। और इसमें मुझे बहुत बड़ा तजाद भी नजर आता है। कोई भी तरमीम जो है वो पुरानी सहीफा नहीं, कोई पुरानी आयत सहीफा नहीं है कि उसमें आप तरमीम नहीं कर सकते। तरमीम हो सकती है 18वीं तरमीम के अंदर मजीद, चूंकि और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि आप देखें ना कि पाकिस्तान के लिए वायबल नहीं है ये एनएफसी के अंदर जो डिवीजन है कि 57% आप सूबों को देते हैं और 42% फेडरल के पास रहे। और दूसरा इसके अंदर ये भी एक मसला है जनाब के आबादी की मैं बात करूं, आबादी पूरी दुनिया के अंदर आबादी को कंट्रोल करने के लिए कोशिश हो रही है, एक तजाद है बहुत बड़ा, कोशिशें हो रही है एक पूरी दुनिया के अंदर की आबादी कम की जाए। सूबों को एनएफसी के अंदर शेयर किस बेसिस पे मिलता है? पॉपुलेशन की बेसिस पे, और पॉपुलेशन कंट्रोल का शोबा किसके पास है? वो सारा सूबों के पास है। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। समर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, सस्सी पलीजो साहब हमारे साथ मौजूद थी, चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो खावर मानिका ने एक इंटरव्यू दिया है गुज़िश्ता रोज़, इस इंटरव्यू के हवाले से हर तरफ बाज़गश्त की जा रही है, और जो इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इल्ज़ामात और इंकिशाफात किए हैं उस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ बात करेंगे खावर मानिका के इंटरव्यू के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर कई इल्ज़ामात भी लगाए हैं और कई इंकिशाफात भी किए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब तहरीक इंसाफ के सरबरा उनके घर आया करते थे, तो खावर मानिका ने कहा था कि उनकी वालिदा को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उनकी वालिदा ने कहा कि जनाब ये शख्स सही नहीं है, इसको घर में आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा फिर उन्होंने ये भी कहा कि फ़रा गोगी ने कुछ अर्से बाद कहा कि आप जो है वो बुशरा बीबी को तलाक दे दें। तो जब मैंने बुशरा बीबी से सवाल किया कि किस तरह की बातें हो रही हैं, और उस वक्त बुशरा बीबी इस्लामाबाद में रह रही थी, तो जनाब उन्होंने इस सवालात के कोई जवाब भी नहीं दिया। उसने भी कहा कि जनाब तहरीक इंसाफ के सरबरा को बुशरा बीबी की तरह को एक इस तरह से रूहानी शख्सियत के तौर पर मिलाया गया, और उन्होंने मेरा घर तबाह कर दिया, और उन्होंने अपनी बेटी से 4 साल से बात नहीं की है। उन्होंने क्या कहा पहले सुन लेते हैं, फिर हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इस तरह चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। हसन अयूब साहब, जिनकी आज नवाज शरीफ साहब से बात भी हुई इसी इंटरव्यू को लेके, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ फ़हीम गौहर साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों को सर मैं खुशामदीद कहता हूँ। हसन साहब, ये बताइएगा कल का जो इंटरव्यू था, मतलब वो इस तरह का इंटरव्यू था कि उस पर मतलब कितनी बात की जाए, जितनी भी बात करेंगे आप उतने कम है, कि किस तरह से वो अलहदगी करवाई गई,
सारे मामलात करवाए गए, तहरीक इंसाफ के सरबरा को बुशरा बीबी को बाकायदा तौर पर रूहानी के तौर पर पेश किया गया, फिर उनको घर में आने की इजाज़त, फिर उनकी वालिदा ही खबर माने का कह रहे हैं कि मेरी वालिदा कहती थी कि जनाब इनको घर में आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सही शख्स नहीं लग रहा है। ये जो इल्ज़ामात और इंकिशाफात इन्होंने किए हैं, हसन साहब क्या कहेंगे आप? मैं तो इस पर यही कहूँगा कि खावर मानेका साहब ने बहुत ज़्यादा ताख़ीर की है। अब जो उनके इल्ज़ामात हैं उनकी वो वैल्यू नहीं है जो कि उस वक्त अगर वो करते एतराज़ात करते। और जैसे आपने कहा कि वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफ़र से तमाम चीज़ें मज़े लेते रहे, आज वो कह रहे हैं कि जी मैंने जो है पोस्टिंग ट्रांसफ़र में मेरा कोई किरदार नहीं था, ये तासुर दिया गया है और बच्चों के हवाले से जो है वो उसके फॉस्टर पेरेंट्स बनने की कोशिश की एहसन जमील गुज्जर और फराह गोगी ने। अच्छा, ये बातें तो अपनी जगह है, लेकिन मैं जो इस पर जो इंटरव्यू है वो तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान ने सुन लिया, वो बात तो अपनी जगह है। लेकिन बात यह है कि जिस शख्स ने वो इंटरव्यू किया उसका नाम है शाहज़ेब खानज़ादा। शाहज़ेब खानज़ादा की फैमिली के हवाले से जिस किस्म से सोशल मीडिया ब्रिगेड ने जो है वो जिस किस्म की वो बातें कर रही हैं, गालम गलोच जिस तरीके से उनको दी जा रही है, ये बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है। और देखिए, मुझे एक बात याद आ गई, आपको याद होगा कि बुशरा बीबी की एक ऑडियो आई थी जिसमें वो कहती हैं कि अरसलान बेटा जो हम पर तनकीद करे उसको गद्दारी से जोड़ दो। तो मेरे ख्याल के मुताबिक दोबारा जो बुशरा बीबी ने जो है वो अपने जो अरसलान साहब हैं उनको शायद इसी किस्म की कोई हदायत दी है या उनकी जगह कोई और आदमी है, मुझे तो मालूम नहीं है कि पीटीआई का आजकल सोशल मीडिया कौन चला रहा है, तो उसको यकीनी तौर पर उन्होंने हदायत दी है कि ये गालम गलोच जो है शुरू कर दो। अब जिस सहाफ़ी ने यानी एट्रीब्यूट किया है, यानी जो उन्होंने खावर मानेका ने बात की उस बात को रिप्रोड्यूस किया अपने ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर, उसको भी ये गालियाँ निकाल रहे हैं। यानी आप देखें कि ये इन लोगों ने यानी सोसाइटी को किस तरफ ले गए हैं और ये क्या चाहते हैं। यानी आप कोई बात भी ना करें, अब पब्लिक डोमेन में आकर एक आदमी अपनी पास्ट फैमिली लाइफ का हवाला देकर बात कर रहा है और वो कह रहा है कि जी मेरे साथ ये जुल्म हुआ, जो मेरे साथ ये ज्यादती हुई। अब उसने बात की है, अब इसकी बात ये है कि कोई काउंटर आर्गुमेंट अगर बुशरा बीबी अपना इंटरव्यू देना चाहे तो किसी चैनल ने उनको रोका है? बिल्कुल, वो आपको दे दें। अब अगर खावर फरीद मानेका ने गलत बात की है तो आप उन पर मुकदमा करें, अगर खावर फरीद मानेका ने झूठ बोला है तो आप उसको काउंटर करें, अगर उन्होंने इल्जाम भोतान लगाया है तो उसके हवाले से आप आके क्लैरिफिकेशन दें। ये मतलब तो नहीं है कि आप उनको गालियां देना शुरू कर दें या कर दें। और बात यह है, खावर मानेका साहब ने यानी अगर वो झूठ बोला है या सच बोला है, लेकिन एक उनके पूरे इंटरव्यू की एक पंच लाइन है जो मेरे हिसाब से वो कहते हैं कि तहरीरी तलाक की जो तारीख बताई है और उनकी निकाह की तारीख में तकरीबन 1.5 माह का जो है वो मुद्दत का फ़र्क आ रहा है। अगर तो ये बात दुरुस्त है तो बात यह है कि फिर जो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक हद भी लग सकती है, और अगर हद लग जाए तो फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी गिरफ्तार होंगे और अगर हद लग जाए तो बुशरा बेगम भी गिरफ्तार होती हैं। अगर ये साबित हो जाए तो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होने जा रहा है, लेकिन ये साबित हो जाए और उसके अलावा और फिर अगर ये इनको सजा हो गई तो फिर एक और नाअहली हो जाएगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। और सहाफ़ी का काम होता है खबर लेकर आना, और जो खबर दे रहा होता है, जो खबर बता रहा होता है, और खबर की बुनियाद पर ही उसकी तरदीद करनी चाहिए या उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए एक सहाफ़ी को तनकीद का निशाना बनाना कि भाई उन्होंने खावर मानेका का इंटरव्यू कर लिया, मैं दावत देता हूँ बुशरा बीबी साहिबा यहाँ पर आ जाएं, अपने जो इल्ज़ामात उन पर लगे हैं उसकी वो सफाई दे दें या उसके जवाबात में अपनी बातें बता दें, तो वो भी हम नशर करेंगे। फ़हीम गौहर साहब, ये बताइएगा, ये जो सारे मामला चल रहे हैं उसके बाद हमने बहुत सारी ऑडियो सुनी, और ये हसन अयूब साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि एक ऑडियो आई थी कि अरसलान बेटा इसको गद्दारी के साथ जोड़ दो, ये तमाम मामला चल रहे थे। फिर बहुत सारी और ऑडियोज भी निकलकर सामने आई थी तोशा खाना के हवाले से जिसकी तरदीद की जाती रही, लेकिन कभी उसको अदालत में चैलेंज नहीं किया गया। कल के इंटरव्यू पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो ऑडियोज़ आती रही उनकी उन्होंने तरदीद कभी भी नहीं की। मसला इमरान खान साहब की जो ऑडियोज़ आई उन्होंने कहा ये मेरी निजी ज़िंदगी में मुदाखलत कर रहे हैं। इसी तरह जो बुशरा बीबी की एक ऑडियो आई थी जुल्फी बुखारी साहब के साथ, जिसमें वो कह रही है कि खान साहब की घड़ियाँ वो बेचनी हैं, तोहफे में मिली हुई हैं, तो उसकी भी उन्होंने तरदीद नहीं की थी, बल्कि फिर यही कहा गया था, उसका शीरी मजारी तहरीक इंसाफ में होती थी कि ये टेप कौन कर रहा है और ये निजी मामला में मुदाखलत है। तो एक तो बात यह है कि वो इसकी तरदीद नहीं करते। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि खावर मानेका का इंटरव्यू, देखें इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। ये कहना कि जो खावर मानेका है लेट किया, बिल्कुल ये हसन अयूब साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं।
यानी ये लेट उन्होंने किया अपनी ज़िंदगी के हवाले से। अगर जब ये सब हो रहा था उस वक्त खावर मानिका साहब इसी तरह से शोर मचाते तो शायद उनका घर बच जाता, लेकिन तब वो खामोश रहे। ये उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि आप उस वक्त क्यों खामोश रहे और आपने उस वक्त वो बयान क्यों दिया कि मेरी जो बीवी है यानी जो बुशरा बीबी हैं वो बहुत नेकबाज औरत हैं और इसी तरह इमरान खान बहुत नेक इंसान हैं, और इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। खुद उन्होंने एक जो है अपना क्लिप जारी किया था, वो नेट के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि इस वक्त एक इस्तगासा चल रहा है, हसन अयूब साहब अगर मुझे करेक्ट कर सके तो, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, वो ये है कि इद्दत के दौरान निकाह का इस्तगासा एक दायर हुआ था जो अभी तक पेंडिंग चला आ रहा है, और उसमें जिन्होंने निकाह पढ़वाया था वो भी गवाह के तौर पे पेश हुए हैं और ये गवाही दे चुके हैं कि जी इन्होंने मुझसे झूठ बोला था। एक बात। दूसरी बात यह है कि खावर मानिका साहब ये कह रहे हैं कि 14 नवंबर 2017 को मुझे फरा गोगी ने कहा कि तलाक दे दो और मैंने लिख कर भिजवा दिया। फिर मुझे प्रेशर डाला गया कि तारीख जो है उसको ज़रा पीछे कर दे, रद्दबदल कर दे, लेकिन मैंने नहीं की। अब अगर ये बात इस तरह से साबित हो जाती है तो आर्टिकल 62(1)D है आइन का और आर्टिकल 62(1)E, ये दो जो आर्टिकल्स हैं ये कहते हैं कि जो भी मेंबर कौमी असम्बली या सेनेट बनना चाहेगा या मतलब कोई भी रुकने पार्लियामेंट बनना चाहेगा तो उसकी अहलियत पर के हवाले से ये बात करते हैं। और उसमें ये कहा गया है कि इस्लामी शआर का इल्म होना चाहिए और वो पब्लिकली नोन कोई ऐसा आदमी ना हो जिसकी बदनामी हो, नेक नाम आदमी होना चाहिए। फिर जनाब उसे इस्लामी शआर का पता भी होना चाहिए और उस पर अमल भी करता हो। फिर जनाब ये कि उसने कभी कोई गुनाह कबीरा ना किया हो। तो इस तरह के ये शराइत है। और यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करूँ कि अगर कोई शख्स इन पर पूरा नहीं उतरता तो उसके ऊपर वही नाअहली का कानून लगेगा जो नाअहली जो है वो 62(1)F में है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो जजमेंट अभी तक स्टैंड करती है, जो कि मेरा ख्याल है करती है, कि मियां नवाज शरीफ साहब को पनामा में से अकामा निकाल कर नाअहल किया गया था और ताहयात नाअहली थी, तो फिर इमरान अहमद खान न्याजी साहब, चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी दोनों नाअहल हो सकते हैं अगर वो इस्तगासा जो है उसको प्रॉपर तरीके से जो भी मूवर है उसको प्रेस करे। तो मुझे लगता है कि ये टाइमिंग बहुत हवाले से और मैक्सिमम 5 साल हो गई, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। अच्छा ये देखिए ये जो हसन अयूब साहब ने ये बात की है ना, ये एक्ट है 2017 का इलेक्शन एक्ट। जी जी। उसमें ये तरमीम की गई है, लेकिन इस तरमीम को किसी ने चैलेंज नहीं किया अभी तक। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चैलेंज जो अगर सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट अभी तक अनडू नहीं हुई, वो मौजूद है, तो फिर ये जो चेयरमैन PTI है वो इन दो शिकों के तहत तो ताहयात नाअहल हो सकते हैं। चलें अगर ताहयात ना भी हो तो 5 साल के तो नाअहली आ गई ना, 5 साल के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि 5 साल के। लेकिन मैं एक सवाल, इस वक्त आपकी बात अपनी सही है फ़हीम साहब, आपने एक बात की क्योंकि ये सोशल मीडिया पर चल रही है, ये जो नाअहली वाला मामला, अदालती मामला है, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं पहले हसन साहब से ये सवाल करूंगा। हसन साहब, फ़हीम साहब ने बात बोली है कि आप अगर ये सवाल उस वक्त उठाते, मतलब खावर मानिका साहब ये तमाम रोना, ये तमाम जो बातें थी ये उस वक्त करते जब उनका घर टूट रहा था, तो उनकी बात हो सकता है उनका घर बच जाता। लेकिन जिसके साथ घर बसाया था उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि जब मुझे ये फरा गोगी ने आके कहा कि आप इनको अलहदा कर दें, तलाक दे दें, तो मैंने जब बुशरा बीबी से सवाल किया तो वो नजरें नीचे की हुई थी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो जिसके साथ घर बसाया था जब वही नहीं रखना चाह रहा तो फिर आप किस तरह से उसको रख सकेंगे? और फिर ये तो एक निजी मामला है, उसको आके शोर करने पर क्या मिलेगा? हसन साहब देखिए, बात यह है कि शरीयत में अगर मियाँ बीवी एक साथ ना रहना चाहें, ठीक है, तो वो फिर इजाज़त है, औरत भी खुला ले सकती है और मर्द भी, यानी वो अपना रास्ता जुदा कर सकते हैं, इसमें कोई मुमानत नहीं है। मैं कोई इतना मजहबी आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन तलाक की गुंजाइश तो मौजूद है इस्लाम के अंदर, और हमारे माशरे में भी शादियाँ भी होती हैं, तलाक़ें भी होती हैं। देखिए, तलाक का मसला नहीं है, जहाँ पर मसला ये है कि जो आज नवाज शरीफ साहब ने भी बात की और मैंने भी उनसे सवाल किया था, जो बंदा इस किस्म का अपना किरदार अगर हो तो फिर वो रियासत मदीना के जो है ना वो दावे नहीं करता होता, रियासत मदीना बनाने की बात नहीं करता। बिल्कुल, मदीना जो है एक पाक सरजमीन है और रियासत मदीना को उस माशरे की जो इस्लामिक स्टेट थी वो दुनिया के लिए एक मिसाल बनी थी। तो वो रियासत मदीना के जो लोग थे, यानी आम बसने वाला शहरी भी आजकल के वली से भी बहुत ऊपर था उस वक्त का जो मुसलमान था। तो बात यह है कि वो फिर इतने बुलंदो बाग दावे नहीं करने चाहिए। देखिए, मैं खुद बड़ा गुनहगार हूँ,
मैं सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक गुनाहों से भरा हुआ हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता ना कि मैं इस तरीके से जो है वो इस्लाम का ठेकेदार बन जाऊँ या मैं इस्लामी जो रियासत का ठेकेदार बन जाऊँ, तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है। तो ये बड़े ब्रीफली और नवाज शरीफ साहब ने एक लाइन में ये बात, हसन साहब आपको बहुत ज्यादा बाद में ये बात पता चली है कि ये सारा जो रियासत मदीना वाली बात है, अगर मैं उसको, आपको याद होगा जब वो लॉन्ग मार्च लेके निकले थे, इस्लामाबाद में पहुंचे थे कि इस्लामी टच दे दिया जाए, उससे ही बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल मुझे उस टाइम ये चीज़ वाज़ेह नहीं हुई थी, अभी कुछ बातें ज़्यादा खुली हैं, लेकिन बात ये है कि देखिए रिहाम खान से उनकी शादी हुई, उनकी डिवोर्स हुई, उनका पर्सनल मामला था। बिल्कुल जो बेसिकली उनकी शादी हुई, जो भी हुआ, जिस तरीके से शादी हुई, मैंने यकीन करें कभी कमेंट नहीं किया। लेकिन अभी ये जो मामला है यानी इद्दत के अंदर निकाह, अगर ये बात है तो ये बात जो है क्वेश्चन मार्क है। इसके ऊपर मैं जाती जिंदगी की बात नहीं कर रहा, एक साबिक वज़ीर आज़म जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर रह चुका है और उस निकाह के बाद उसने पाकिस्तान के ऊपर रूल किया है, तो ये तो एक सवाल बनता है ना, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आप ये सवाल कर सकते हैं। और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा, ये साबिक उनके शोहर बुशरा बेगम के जो उनकी अब मौजूदा अहलिया हैं, इमरान खान साहब की अब अहलिया हैं या नहीं, वो निकाह हुआ या नहीं हुआ, वो उसकी क्या शरई हैसियत है, ये तो फैसला आप कोर्ट करेगा। लेकिन ये कुछ सवालात तो खड़े हो चुके हैं ना। बिल्कुल सवालात बिल्कुल खड़े हो चुके हैं। और फहीम साहब यही अगर चीज़, अगर मैं लेट सपोज अभी जो सोशल मीडिया के अंदर मामला चल रहे हैं कि निजी ज़िंदगी वाला मामला है, निजी ज़िंदगी की चीज़ें हैं, फिर सहाफ़ी के हवाले से जो बात तूफ़ान बदतमीज़ी की जा रही है, मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये तहरीक इंसाफ के सरबरा के मुखालफीन वाला मामला होता, अगर उनके किसी मुखालफीन के सरबरा के साथ इस तरह के मामलात होते और फिर वो जो रियासत मदीना वाली बात होती है, जो इस्लामी टच वाली बात होती है, तो क्या फिर तहरीक इंसाफ वाले लोग ये बात बोल देते कि किसी का निजी मसला है या इसको नहीं उठाते? पहली बात तो ये है कि सियासतदान की कोई निजी ज़िंदगी नहीं होती। जो सियासत में आता है उसको अब ये प्राइस पे करनी पड़ती है, दुनिया भर में करनी पड़ती है। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ बिल क्लिंटन की, मैं आपको इस तरह की बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, अमेरिकन हिस्ट्री से निकाल के, बरतानिया की हिस्ट्री से निकाल के, इंडिया की हिस्ट्री से निकाल के, ऐसी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। सियासतदान की कोई पर्सनल जो है ना लाइफ नहीं होती, उसकी हर चीज़ पब्लिक होती है। लेकिन इसके बाद जब एक फरीक यानी जो शादी हुई है और उसके बाद जिसकी पहले वो बेगम थी वो आके इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें, तो बात फिर निजी से पब्लिक में आ गई, लिहाजा उस पर बात हो सकती है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि ये जो सहाफ़ी की ट्रोलिंग की जा रही है, शाहज़ेब खानज़ादा साहब जो हैं, मैं ये समझता हूँ और बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी राय देने लगा हूँ कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब पाकिस्तान के टॉप नंबर 1 मेरे ख्याल में अगर कोई एंकर मैं कहूँगा तो वो शाहज़ेब खानज़ादा साहब है। बहुत मेहनत के साथ और बड़ी यानी सच्चाई और लगन के साथ वो काम करते मैंने उनको देखा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरा उनके साथ कभी ज़िंदगी में मुलाकात भी नहीं हुई, मैं उनके जो स्क्रीन पे चीज़ें चल रही होती हैं उससे मुतासिर, उसकी बुनियाद पर अभी बात करें। चलें सर डिटेल में बात करते हैं, टाइम की कमी है में भी। बिल्कुल सर। फ़हीम साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हसन अयूब साहब अभी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह कल 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।